नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। महाअधिवेशन के इस मंच से हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत अहम भूमिका होती है। जनता से जुड़े मुद्दे ना सिर्फ सड़क बल्कि सभाओं तक उठाना। लेकिन क्या उत्तराखंड में ये उसी तरह से होता दिखाई दे रहा है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। उठा पा रहे हैं आप जनता से जुड़े मुद्दे? 10 विधायक हैं और अक्सर आपकी शिकायत रहती है कि आवाज दबा दी जाती है हमारी। संख्या हमारी 10 की है, लेकिन हमारे तर्कश में इतने तीर हैं कि हम सत्ता पक्ष की छाती को बेंधने का मादा रखते हैं। सदन के अंदर निश्चित रूप से जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को हमने प्राथमिकता के आधार पर उठाने का काम किया और ये संघर्ष सदन से लेकर सड़क तक हमने लड़ने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि 2017 में उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सूबे में स्थापित करने का काम किया और लोगों से बड़े बड़े वादे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किए थे। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है और इन तमाम विषयों को हमने सदन के अंदर उठाने का काम किया है। अब 23 तारीख से सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या तैयारियां हैं? कैसे घेरेंगे सरकार को? कौन से मुद्दे उठाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मुद्दों की कमी नहीं है, भरमार है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहा था कि उत्तराखंड के लोग डबल इंजन की सरकार बनाने का अगर काम करेंगे तो हम उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करेंगे। किसानों का ऋण माफ होगा, नौजवान साथियों को रोजगार दिया जाएगा, महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, प्रदेश को विकास को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन हालात इसके विपरीत हैं। आज 4.5 साल का कार्यकाल होने जा रहा है। किसानों की ऋण माफी का वादा किया था, लेकिन ऋण माफ नहीं हुआ है, बल्कि किसान आज संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। पूरे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर विगत लगभग 7 माह से जो 3 काले कानून केंद्र की सरकार ने बनाए हैं, उसके विरोध में अपना धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। लगभग 600 किसानों की शहादत हुई है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता के मद में मदमस्त हैं। किसानों की बात को सुनने का तो काम मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव में आप राष्ट्रीय मुद्दे उठाएंगे, उसके बूते जाएंगे चुनाव में? नहीं, क्या किसान उत्तराखंड में नहीं है? उत्तराखंड के अपने लोकल मुद्दे? नहीं, मैंने कहा ना, आपने कहा कि हम राष्ट्रीय मुद्दा उठाएंगे। ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है और किसान इस देश के प्रत्येक प्रांत में रहता है। उत्तराखंड राज्य के अंदर भी किसान विद्यमान है और उत्तराखंड राज्य के किसान भी संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। तो ये आप इसको प्रदेशव्यापी मुद्दा समझ लीजिए या देशव्यापी मुद्दा समझ लीजिए, ये मुद्दा है, इसे गौण नहीं किया जा सकता है। बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो जो राष्ट्रीय आंकड़े बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर उत्तराखंड राज्य के अंदर है। और क्या कहा था कि नौजवान साथी अगर डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे तो हम नौजवान साथियों को रोजगार देंगे। अरे रोजगार देना तो बहुत दूर की बात, आपने तो लोगों का रोजगार छीनने का काम किया। नौजवान विगत 4.5 वर्षों से सड़क पर संघर्ष कर रहा है। जो वादा आपने किया था रोजगार का, तो रोजगार को दीजिए, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आपने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, लेकिन क्या हासिल हुआ? पेट्रोल 100 के पार। क्रिकेट में 2 खिलाड़ी खेलते हैं ना, उनका एक ने सेंचुरी बना दी, दूसरा सेंचुरी के आसपास है, तो पेट्रोल तो सेंचुरी बना करके आगे खेलने का काम कर रहा है और डीजल भी जो है 95 और 100 के बीच में खेल रहा है। ये हालत कर दी है इस देश की।
जिस गैस के सिलेंडर को कांग्रेस की सरकार ने 400 पर छोड़ा था, वो गैस का सिलेंडर आज 1000 रुपये में आम आदमी को मिल रहा है। सरसों का तेल, खाद्य सामग्री, सब्जी, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे मन की बात सुनो। प्रधानमंत्री जी, आपके मन की बात हम 2014 से सुन रहे हैं। हिंदुस्तान और उत्तराखंड के लोगों की मन की बात देश के प्रधानमंत्री, ये हालत, ये स्थिति हो गई। ये तमाम मुद्दे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उत्तराखंड के अपने जो राज्य के मुद्दे हैं, आपने कहा कि हमारे तर्कश में बहुत तीर है, हमारी संख्या बेशक 10 है, तर्कश में बहुत तीर है, लेकिन कांग्रेस बटी बटी सी क्यों नजर आती है? यहाँ गुटबाजी कैसे इतनी चरम पर नजर आती है? एक ही मुद्दे पर आपके नेता अलग अलग बयान देते हैं, जनता में इतना कंफ्यूजन क्यों? किस मुद्दे पर अलग बयान दिए आप बताइए ना, किस मुद्दे पर अलग बयान? देखिए, सीएम का कोई चेहरा होगा, संगठन के बेसिस पे चुनाव लड़ेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ तक सीएम के चेहरे के परिप्रेक्ष्य में है, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। और राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है कि कांग्रेस 2022 का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी। इसमें इफरबटप होना नहीं चाहिए। देवस्थानम बोर्ड को लेकर बहुत विरोध हो रहा है, उसे लेकर अभी तक स्टैंड साफ नहीं किया है। हरीश रावत से पूछे तो वो भी इसका गोलमोल जवाब देते हैं, तो क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, सरकार ने जब इस विधेयक को सदन के अंदर लाने का काम किया, कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया। हमने सरकार से कहा कि आप देवस्थानम श्राइन बोर्ड का जो मुद्दा या विधेयक सदन में लाए हैं, इस पे आप तीर्थ पुरोहितों से, हकूकधारियों से और स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करने का काम करें। उसके बाद सहमति बनाने के बाद आप इसमें कदम आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन सत्ता के मदमस्त 57 विधायक का बहुमत, उन्होंने बहुमत के आधार पर बिल पारित कर दिया, लेकिन आज तीर्थ पुरोहित इसके खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने का काम करें। और उस संघर्ष में कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी है और हमने वादा किया है कि 2022 में हमारी सरकार आने जा रही है। हम निश्चित रूप से तीर्थ पुरोहितों की भावनाओं के अनुरूप इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे, और अगर इसको भंग करने की आवश्यकता पड़ेगी, निरस्त करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो कांग्रेस कदम पीछे नहीं खींचेगी। चुनाव में अब आपको जाना है अगले साल, ऐसे में पार्टी का एकजुट रहना, एक राय रहना बहुत जरूरी है। तो सीएम के चेहरे को लेकर अलग अलग राय क्यों है? आप कहते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा या संगठन के रूप में आगे बढ़े, हरीश रावत चेहरा घोषित करने के पक्ष में है। अगर आपने हरीश रावत जी का आज का बयान देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके चेहरे में सबका चेहरा जो है निहित है। तो सीधा सीधा राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब कह दिया कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, तो हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। इस प्रश्न को आप जितनी बार भी पूछेंगे, जवाब आपको यही मिलेगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय लेगा वो सबको मान्य है। और राष्ट्रीय नेतृत्व का सीधा सीधा निर्णय है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम करें। तो फिर एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस पर बहुत चिंतन मनन किया और उसके बाद संगठन का गठन किया है। और मैं समझता हूँ कि सबको समायोजित करके 2022 की जो चुनौती हमारे सामने है, उस पर पार पाने के लिए ये संगठन का गठन हुआ है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि कांग्रेस का एक साथी इस बात के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर 2022 में कांग्रेस का परचम लहराते हुए सोनिया जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करना है। लेकिन सर, कांग्रेस में कोई नया फॉर्मूला आया है, एक अध्यक्ष 4 कार्यकारी अध्यक्ष, पंजाब में भी हमने देखा, उत्तराखंड में भी हमने देखा। हो सकता है इस फॉर्मूले के आधार पर अभी एकजुटता आप प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में अगर आए, जनता ने आपको चुना, तो भी बात वही बराबर रहेगी कि विवाद जस के तस है। देखिए, प्रयोग तो किए जाते हैं ना, या प्रयोग नहीं किए जाते हैं। और जब प्रयोग होते हैं तभी हम नई खोज करते हैं। हम चंद्रमा पे गए तो पहल हुई ना इस दिशा में, तो हमने पहल की है और ये पहल रंग लाएगी और 2022 में
उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा। आप इससे पहले पार्टी अध्यक्ष रहे, अब नेता प्रतिपक्ष, तो आखिर इस परिवर्तन के पीछे कारण क्या है? क्या पार्टी ने भरोसा नहीं जताया? नहीं, देखिए, हमारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर निदा हृदयेश जी का समय निधन हुआ और उनके निधन से जो है राजनीतिक परिस्थितियां बदली, और जब राजनीतिक परिस्थितियां बदली तो मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया गया। मैंने 4 वर्ष तक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है और अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो दायित्व मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सौंपा है उस दायित्व का निर्वहन मैं करूँगा। और मेरी कोशिश होगी, मेरा प्रयास होगा कि हम सदन के अंदर और सदन के बाहर संघर्ष करने का काम करें। आम आदमी पार्टी भी अब चुनावी मैदान में आ गई है उत्तराखंड के, और उन्होंने फ्री बिजली का कार्ड चल दिया है। सत्ताधारी पार्टी ने भी उसका फॉर्मूला बता दिया है। आपके पिटारे में क्या नया है जनता के लिए? देखिए, जिस राजनीतिक दल का कोई वजूद इस राज्य में नहीं है उसका आपने जिक्र किया है, और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जब चुनाव होता है तभी याद आता है। अगर 100 यूनिट बिजली फ्री देनी थी तो 2017 में सरकार बनी थी, आप 17 में देते, आप 18 में देते, 19 में देते, 20 में देते। अब जब चुनाव की बेला है तो आप 100 यूनिट मुफ्त दे करके जो है उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं से खेलना चाहते हैं। इसी तरीके से जिस दल का आपने जिक्र किया वो 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं, जिसका वजूद ही नहीं है वो 300 यूनिट बिजली फ्री कहाँ से देगा? और मेरा मानना है, लेकिन दिल्ली की जनता ने इसी पर उनको एक मुफ्त वोट किया है। नई चुनौती है, बड़ी चुनौती, आप मानते हैं उसको? नहीं, देखिए, उत्तराखंड और दिल्ली की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क। उत्तराखंड में हमको जीएसटी की वजह से लगभग 2200 करोड़ रुपए की क्षति हुई, और दिल्ली में जीएसटी के माध्यम से बहुत बड़ी धनराशि राजस्व के रूप में दिल्ली को मिलती है। तो मैंने कहा बड़ा अंतर है, और ये अंतर देखते हुए सिर्फ आप क्या उत्तराखंड के लोगों को आप 300 यूनिट या 100 यूनिट बिजली देकर के उनके स्वाभिमान को खरीदना चाहते हैं, उनके वोट को खरीदना चाहते हैं? और मेरा मानना है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हम उत्तराखंड के लोगों से वादा करते हैं कि हम पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार उत्तराखंड के लोगों को देंगे, और भ्रष्टाचार मुक्त जब सरकार होती है तो स्वाभाविक बात है कि जो मुफ्त में बिजली और ये देने की बात होती है, इस चीज़ें गौण हो जाती है, और हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं उस रास्ते पर हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। गैरसैंण को लेकर भी बात चल रही है कि इसको स्थायी राजधानी बनाना चाहिए। इस पर आपका क्या स्टैंड है? आप इसका विरोध करते हैं, आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, जब गैरसैंण का हम जिक्र करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उत्तराखंड के आंदोलनकारी इस बात के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं कि गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में सत्ता में बैठे हुए लोग निर्णायक निर्णय लेने का काम करें, और 2 बार हमको सरकार बनाने का अवसर मिला। जब दूसरी सरकार हमारी बनी तो हम कह सकते हैं कि गैरसैंण को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने गैरसैंण के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। जिनके हाथों में सरकार आई उनको निर्णय लेना था, उन्होंने गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में अस्थायी राजधानी के परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय नहीं लिया। और हम कहते हैं 2022 में जब हम आएंगे तो हम गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में जो है निर्णायक निर्णय लेने का काम करेंगे। आप ये दावा करके मान के चल रहे हैं कि 2022 में आने जा रहे हैं, लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी की एकजुटता पर बार बार सवाल उठता है कि जनसभाओं में भी आप लोग साथ नहीं जाते, हरीश रावत अलग जनसभा कर रहे हैं, आप अलग से पहुंचते हैं। कहा तो ये गया था केंद्र की तरफ से कि सब लोग एक साथ जाएंगे, एक मंच पे नजर आएंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। देखिए, उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे, कहने के लिए छोटा है लेकिन भौगोलिक परिस्थिति में बहुत बड़ा राज्य है।
और राज्य बड़ा होने की वजह से स्वाभाविक बात है, जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने का काम करता है, और इसी रणनीति पर कांग्रेस चली। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, और जो सरकार की विफलताएं हैं उसको आम जन तक ले जाने का काम। और सेशन के अंत में आखिरी सवाल यही कि कुछ लोग जो रूठे हुए थे, पार्टी का साथ छोड़कर चले गए, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या स्वागत है, डोर्स आर ओपन फॉर देम, या उसके पीछे भी कुछ विचार है? देखिए, ये सही बात है कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व हमारे बहुत सारे साथी हमको छोड़ करके चले गए, और जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस पराजित हुई। हमने विकास के काम किए, लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, और हमारी संख्या मात्र 11 विधायक पर आकर के अटक गई। अब आपने प्रश्न किया कि क्या जो लोग छोड़ के गए हैं वो उनके लिए वापसी के द्वार खुले हैं या नहीं। देश के अंदर ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिस राजनीतिक दल से लोग जाते ना हो या आते ना हो। राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, और जब ये परिस्थितियां आएंगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने का काम करेगा। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे मंच पर पधारे और सभी सवालों और विषयों पर आपने बातचीत की। तो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी ने साफ कहा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी, राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाएगी और राज्य के मुद्दों पर भी बात होगी। बहुत धन्यवाद सर। आपका समय कम। तो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को सुन रहे थे आप। एबीपी